मैं अमदाद पलागी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 8वां इकाई, जिसका नाम है डी ब्लॉक के तत्व और ए ब्लॉक के तत्व। इससे पहले वाले क्लास में हमने बहुत सारे जो भौतिक गुण हैं उसको देखे हैं, जिसमें आपका संकुल निर्माण क्या है, उत्प्रेरक का गुण क्या है, रंग कैसे हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब चीज़ हम इससे पहले क्लास में देख चुके हैं। और वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। यहीं से आपके बोर्ड क्लास में क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है भाई, ठीक है। उसी के अंदर का, जैसे इसका कलर है, ये कलरफुल नहीं है, ऐसा टाइप के भी आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। आज उसी भौतिक गुण में आगे और भी कुछ गुण दिया गया है, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए, बोर्ड पेपर के हिसाब से वो क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। और वो है हमारा 10वां नंबर, चुंबकीय गुण। क्योंकि इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग संकुल निर्माण यौगिक तक क्या कर चुके थे, उसको कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको देखना है चुंबकीय गुण। तो अगर हम चुंबकीय गुण की बात करें तो जो भी 3D श्रेणी की बात करें, या 3D श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं या उनके जो धातु होते हैं, और उनमें जो है चुंबकीय गुण क्या करते हैं, पाए जाते हैं या चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3D या संक्रमण जो धातुएं होते हैं या उनके यौगिक होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कोई भी जो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, चुंबकीय गुण वैसे तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी संक्रमण धातु के जो चुंबकीय गुण होते हैं वह उनके n-1 डी कक्षक में उपस्थित आपके क्या होते हैं, जो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। रियल में तो यही होता है कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो चुंबकीय गुण होता है उनके डी कक्षक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि डी कक्षक क्या होता है, 0 या पूरी तरीक़ा से भरा रहता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, वो प्रति चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यदि डी कक्षक में क्या होता है, आपका 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, तो उस स्थिति में वो अनुचुंबकीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अनुचुंबकीय गुण का पाया जाना या प्रतिचुंबकीय गुण का पाया जाना वो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। यदि डी कक्षक में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, हमारा भरा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका वो प्रतिचुंबकीय, या पूरा खाली है तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाता है। और अगर किसी भी डी कक्षक में एक भी क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, तो उस स्थिति में वो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, इसकी अगर हम बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थों को अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उस स्थिति में वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, तेज़ी से आकर्षित होते हैं, या उसमें आकर्षण का गुण होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो यही सब जो है चुंबकीय गुण के अंतर्गत लिखा जाता है। और भी बातें इसमें लिखा जा सकता है, जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है, ये हमारा किसी भी परमाणु कक्षक में नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, रोटेट करते रहता है, चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है, आपका चक्कर लगाते रहता है, तो ये जब नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो उस स्थिति में वो क्या करता है, आपका चुंबकीय गुण क्या करता है, या चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने कक्षक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उस स्थिति में वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, निर्मित करता है। और उस स्थिति में एक जो है छोटा चुंबक के जैसा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, व्यवहार करता है, या इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, जिसका जो चुंबकीय गुण है वो चुंबकीय आघूर्ण से क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, जिसको निकालने के लिए हम लोग म्यू बराबर √n+1 से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है चुंबकीय गुण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये बताया जा सकता है। तो यही इसके अंतर्गत हमको क्या करना है, देखना है कि जो भी हमारे क्या होते हैं, संक्रमण जो क्या होते हैं, जो धातु होते हैं या उनकी यौगिक होते हैं, वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो उस स्थिति में वो अपने चारों तरफ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है। और इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, जिसका जो अध्ययन होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय वे पदार्थ होता है
है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होता है आपका आकर्षित होता है। और इस प्रकार के जो पदार्थ होता है उनमें n-1 d कक्षक में क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, जिसके वजह से वो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। जबकि प्रतिचुंबकीय गुण की बात करें तो प्रतिचुंबकीय ऐसे पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। और अगर उसमें n-1 d कक्षक में बात करें तो उनमें क्या पाया जाता है, आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, चुंबकीय गुण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि बिना लिखे तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व या उनके यौगिक, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व और उनके यौगिक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व और उनके यौगिक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में घूमते समय, कक्षक में या नाभिक के चारों तरफ घूमते समय, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक के जैसा व्यवहार करते हैं, चुंबक के जैसा व्यवहार करते हैं। चुंबकीय गुण का अध्ययन या चुंबक व्यवहार का अध्ययन या चुंबकीय गुण का अध्ययन इनके चुंबकीय गुणों को या बोल सकते हैं इनके चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर निकालते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई, 3D श्रेणी के जो संक्रमण तत्व होते हैं या उनके यौगिक होते हैं उनको चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जो नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो उस समय वो रोटेट करते समय अपने चारों ओर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। और ये जो हमारे चुंबकीय गुण होता है वह चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर निकाला जाता है या चुंबकीय आधार पर उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा अनुचुंबकी और दूसरा होता है हमारा प्रतिचुंबकी।
तो प्रतिचुंबकी होता है हमारा। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, एक अनुचुंबकी, एक प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, आकर्षित होते हैं, इनमें यह गुण उनमें उपस्थित या उसके इनमें यह गुण उसके n-1 डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और उनमें यह आकर्षण का गुण उनमें पाए जाने वाले n-1 डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ये गुण उनके n-1 डी कक्षक में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कोई भी जो 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं या उनके जो यौगिक होते हैं, वो सब में क्या होते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं या चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, तो उस दौरान क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उस आधार पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक छोटा चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, और इस चुंबक का चुंबकीय गुण जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। एक पदार्थ होता है आपका प्रतिचुंबकी, और एक होता है हमारा अनुचुंबकी। अनुचुंबकी पदार्थ वह होता है ना, जो अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, तेज़ी से आकर्षित होता है। और इनमें ये जो आकर्षण गुण होता है वो उस पदार्थ में या उस तत्व में उपस्थित n-1 डी कक्षक जो होता है जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनके कारण होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, और ये प्रतिकर्षण का जो गुण होता है उनमें उपस्थित n- क्या होता है, हमारा 1 डी कक्षक में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो है चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यहाँ पर चुंबकीय गुण का अध्ययन हम किसे करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है, √n, और ये क्या होता है n+2। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। जहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जहाँ n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, आपका संख्या होता है,
यहाँ पर भी उतना रख सकते हैं, +2 कर सकते हैं, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है, जहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये आपका हो गया, आपका चुंबकीय गुण से रिलेटेड क्या होते हैं हमारे बातें। और चुंबकीय आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं भाई, म्यू से दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, दर्शाते हैं। तो ये सब चीज़ आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इतने सारे थ्योरी जो है आपको लिखने की आवश्यकता होता है। एक चीज़ और बताया गया है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में अगर ले जाएं तो तेज़ी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और ऐसे पदार्थों को हम जो है लघु या लौह चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर तेज़ी से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। शुरू में क्या होते हैं, इनमें जो भी हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिखरे होते हैं, लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उनका जो बिखरा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, आपके व्यवस्थित हो जाते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लेते हैं तो उस स्थिति में इनका जो इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था हुई है वो वैसा को वैसा ही बना रहता है। इस कारण से इसका उपयोग जो है स्थायी चुंबक बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग लाया जाता है। तो इस तरीक़ा से चुंबकीय गुण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप इतना ही बोल सकते हैं कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं या उनके यौगिक होते हैं वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और संक्रमण तत्वों में ये चुंबकीय गुण जो होते हैं वह उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर और युग्मित इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यदि किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह आपका अनुचुंबकीय को, और किसी भी तत्व संक्रमण तत्व में अगर युग्मित या 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, है ना, और चुंबकीय गुण को चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर दर्शाते हैं। तो इतना आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही आपके चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, आपके भाई दर्शाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बताइए कौन सा पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाता है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लो जिंक की बात की है ना, जिसमें +2 चार्ज होता है। और हम लोग बात कर देते हैं मान लो कॉपर प्लस की, तो यहाँ पर ये किस प्रकार का गुण दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय हैं या प्रतिचुंबकीय, और हैं तो क्यों हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका अनुचुंबकीय गुण दर्शाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, Zn है, तो इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होता है, 10 होता है। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो कहाँ से डोनेट करेगा, वो 4s से डोनेट करेगा। तो आप देख रहे हैं पूरा डी कक्षक जो होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 10 क्या हुआ है, भरा हुआ है। अर्थात इस स्थिति में कौन सा गुण को शो करता है, ये प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय को। अगर हम क्या करते हैं, कॉपर 2+ की बात करते हैं, तो कॉपर +2 की हम बात करें, ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होता है हमारा, 10 होता है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो ये +2 दिखा रहा है, तो ये तो पूरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तब की स्थिति में +2 चार्ज दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक हमारा क्या बच गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, जो कि उनके अनुचुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा दिखाएगा, ये हमारा अनुचुंबकीय गुण को दर्शाएगा, और ये हमारा कौन सा दिखाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो जो भी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होता है ना, वो डी कक्षक में उपस्थित युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। चाहेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, संक्रमण तत्वों का, है ना, जो चुंबकीय और हमारा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय गुण होता है, वो डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ संक्रमण धातु के चुंबकीय गुण में लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को
पूछ सकता है भाई, तो इसको जो को ज़्यादा पढ़ना है। चलिए हम नेक्स्ट गुण की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट गुण है हमारा, वो है अंतरकाशी यौगिक बनना। अंतरकाशी यौगिक बनाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या करता है, क्वेश्चन करता है। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं, है ना, जो संक्रमण धातु होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, वो छोटे आकार के जो अधात्विक तत्व हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है ना, बोरान है, ऑक्सीजन है, इनके साथ क्या करते हैं, आपके अंतरकाशी यौगिक बनाने की, है ना, एक अद्भुत गुण क्या होता है, इनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अधात्विक जो क्या होते हैं, हमारे जो परमाणु होते हैं, वो धातु परमाणु के मध्य में जो अंतरकाशीय अवकाश पाए जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और फिर अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर जो ये अंतरकाशी यौगिक होता है, या जो पदार्थ की जो संरचना होता है, वह पदार्थ की संरचना धातु जो होता है, उस धातु के परमाणु त्रिज्या और अधातु के जो क्या होता है, हमारा परमाणु त्रिज्या होता है, पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। धातु की परमाणु त्रिज्या और अधातु जो होता है उसकी परमाणु त्रिज्या पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। और इनमें भी किसके समान, धातुओं के समान क्या पाया जाता है, आपका उच्च आघातवर्धनीयता, है ना, उच्च गलनांक क्या होता है, ये पाया जाता है, या उच्च गलनांक इसमें क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर फिलहाल ये जो हमारा यौगिक होता है, उसको दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। एक होता है रस समीकरण मिति और एक होता है हमारा अरस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति का मतलब होता है वे यौगिक जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, और अरस समीकरण का मतलब होता है जिनमें तत्वों का अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है। तो यही सब चीज़ इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो लिख सकते हैं संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व, है ना, छोटे आकार के, तो ये लिख सकते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व छोटे आकार के, छोटे आकार के अधात्विक तत्व, अधात्विक तत्व, तत्व जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, जैसे ये क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ अंतरकाशी, अंतरकाशी यौगिक बनाने के तो संक्रमण तत्व छोटे आकार के अधात्विक तत्व जैसे कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ अंतरकाशी यौगिक बनाने के अद्भुत गुण रखते हैं या इनमें पाए जाते हैं। तो हम लोग लिख दिए कि संक्रमण तत्व जो होते हैं या संक्रमण जो धातु होते हैं, वो छोटे आकार के अधात्विक तत्व जैसे कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन आदि के, है ना, साथ अंतरकाशी यौगिक बनाने के अद्भुत क्या करते हैं, गुण रखते हैं, अद्भुत गुण रखते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व धातु, संक्रमण धातु लिख सकते हैं, आध्यात्मिक तत्व, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। तो आध्यात्मिक तत्व संक्रमण धातु के मध्य, संक्रमण धातु के मध्य पाए जाने वाले अंतरकाश में चले जाते हैं और अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। पदार्थ की संरचना अधातु या धातु परमाणु, धातु तत्व की परमाणु त्रिज्या, धातु परमाणु या धातु की परमाणु त्रिज्या, धातु की परमाणु त्रिज्या
परमाणु त्रिज्या और अधातु की परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है या करता है। धातुओं के समान अंतर्गासी यौगिक में भी धातुओं के समान अंतराकाशी यौगिक में भी अधातु के समान अंतराकाशी यौगिक में भी उच्च आघातवर्धनता तथा उच्च गलनांक पाई जाती है। वर्धनीयता एवं गलनांक होती हैं। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है भाई, अंतरकाशी यौगिक जो बनने की प्रक्रिया है उसको बताई जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं जो 3D श्रेणी के तत्व होते हैं या संक्रमण जो तत्व होते हैं उनका छोटे आकार के अधात्विक तत्वों के साथ अंतरकाशी यौगिक बनाने की क्या होती है, अद्भुत गुण होती है। और ये जो हमारे क्या होती है, जो अधात्विक जो तत्व होती है वो संक्रमण धातु के मध्य पाए जाने वाले अंतरकाशी जो रिक्ति होती है उसमें चली जाती है और इस प्रकार से अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करती है। बना हुआ जो यौगिक होती है, जो पदार्थ होती है, उनकी जो संरचना होती है वो धातु की परमाणु त्रिज्या और अधातु की परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करती है। और ये जो बना हुआ अंतरकाशी जो यौगिक होती है उनमें धातु के समान है ना, धातु के समान अंतरकाशी यौगिक में भी जो है उच्च आघातवर्धनता, गलनांक, ये सब गुण क्या होती है आपकी पाई जाती है। और यहाँ पर जो भी बना हुआ यौगिक है या अंतरकाशी यौगिक हो, यहाँ पर उसको दो भागों में क्या की जाती है, बांटी जाती है। जिसमें पहला वाला जो होती है वो रस समीकरण मिति होती है, दूसरा वाला होती है वो आपकी क्या होती है, अरस समीकरण मिति होती है। तो रस समीकरण मिति क्या होती है, तो वह यौगिक जिनमें तत्वों की अनुपात निश्चित होती है, तत्व का अनुपात निश्चित होती हैं। तो यहाँ पर लिखी जा सकती है भाई रस समीकरण मिति क्या होती है, तो वह यौगिक जिनमें है ना तत्वों के अनुपात क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कोबाल्ट H2 लिख सकते हैं, निकिल H2 लिख सकते हैं। बट अरस समीकरण मिति क्या होती है, तो वह यौगिक होती हैं, वह यौगिक जिनमें तत्वों की अनुपात निश्चित नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर दिया है टाइटेनियम और H1.72 दिया गया है, मतलब इनमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं है। तो इस तरीक़ा से क्या की जाती है, अंतरकाशी यौगिक का जो बनना है वो दर्शाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछी भी गई है कि समझाइए कि जो संक्रमण तत्व होती हैं वो अंतरकाशी यौगिक बनाती हैं। तो बता सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व होती हैं वो छोटे आकार के अधात्विक जो तत्व होती है उनके साथ क्या करती है, अंतरकाशी यौगिक बनाती हैं। यहाँ पर जो अधात्विक तत्व होती हैं वो संक्रमण तत्वों के मध्य पाए जाने वाले जो क्या होती है अंतरकाशी रिक्तियाँ होती है उन पर क्या हो जाती है, चली जाती हैं। और इस प्रकार से दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करती हैं। ये जो यौगिक होती हैं उनकी जो संरचना होती है या पदार्थ की जो संरचना होती है वह उनमें उपस्थित जो भी परमाणु की जो त्रिज्या है, अधात्विक परमाणु की जो त्रिज्या होती है उन दोनों पर निर्भर करती हैं। और बना हुआ अंतरकाशी यौगिक का जो क्या होती है आपकी जो गुण होती है वो धातुओं के समान उच्च आघातवर्धनता, गलनांक
आदि के गुण इसमें क्या होती है, पाई जाती है। ये जो यौगिक होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है रस समीकरण मिति, दूसरा होती है अरस समीकरण मिति। यहाँ पर रस समीकरण मिति वे यौगिक होती हैं जिनमें तत्वों का अनुपात क्या होती है, निश्चित होती हैं, जबकि अरस समीकरण मिति वह होती है जिनमें तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होती है। तो इस तरीक़ा से अंतरकाशी जो हमारी यौगिक होती है उनका बढ़ना समझाई जा सकती है और ये भी आपको पेपर में क्या की जाती है, पूछी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा मिश्र धातु का निर्माण। किसका निर्माण है हमारा, मिश्र धातु का निर्माण। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो मिश्र धातु क्या होती है, तो जो क्या होती है हम बोल सकते हैं कि जो संक्रमण धातु होती हैं, जो भी संक्रमण धातु होती हैं वो सामान्यतः जितने भी मिश्र धातु होती हैं उनमें एक अवयव के रूप में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। क्योंकि इसमें जो संक्रमण धातु क्या होती हैं आपके आकार में समान होती हैं, इसलिए मिश्र धातु बनाने का इनमें क्या होती है, गुण पाई जाती हैं। समान आकार होने के कारण जो भी क्या होती है क्रिस्टल जालक में, है ना, क्रिस्टल जालक में जो भी क्या होता है प्रतिस्थापित होने की इनमें क्या होती है, गुण पाई जाती है। और इस प्रकार से ये ठोस विलयन या ठोस मिश्र धातु का क्या करती है, निर्माण करती हैं। और ये जो ठोस हमारा क्या होता है, निर्मित जो मिश्रित धातु होती हैं इनका जो गुण होती है वो धातुओं के समान इसमें धात्विक चमक, है ना, जो है या हम लोग बोल सकते हैं उच्च तन्यता का गुण इनमें पाई जाती है। लेकिन कुछ चीज़ जो क्या हो सकती है इनमें परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे आघातवर्धीनता है या कुछ गुण इनमें परिवर्तन हो सकती है। बट इसमें धात्विक चमक की बात करें और अगर हम इसकी कठोरता की बात करें ये आपकी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, बट आघातवर्धन्यता और इनमें तन्यता थोड़ा सा परिवर्तित हो सकती है। तो यही हमारी क्या होती है, मिश्र धातु। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, संक्रमण तत्व सामान्यतः जो क्या होते हैं हमारे मिश्र धातु में एक अवयव के रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं संक्रमण तत्व सामान्यतः मिश्र धातुओं में एक अवयव, मिश्र धातुओं में एक अवयव के रूप में पाई जाती हैं। समान संक्रमण धातु आकार में समान होने के कारण संक्रमण धातु आकार में समान होने के कारण तो संक्रमण तत्व सामान्यतः मिश्र धातुओं में एक अवयव के रूप में पाई जाती है। संक्रमण धातु आकार में समान होने के कारण मिश्र धातु बनाने का गुण रखती है। मिश्र धातु बनाने का गुण रखती है। तो लिख दिए संक्रमण तत्व सामान्यतः मिश्र धातुओं में एक अवयव के रूप में पाई जाती है। संक्रमण धातु आकार में समान होने के कारण मिश्र धातु बनाने की क्या करती है, गुण रखती है। समान आकार के कारण समान परमाणु आकार के कारण समान परमाणु आकार के कारण क्रिस्टल जालक में समान परमाणु आकार के कारण इसके क्रिस्टल जालक में प्रतिस्थापित समूह द्वारा विस्थापित होने का गुण होती है। क्रिस्टल जालक में प्रतिस्थापियों द्वारा प्रतिस्थापित होने का, है ना, तो समान परमाणु आकार के कारण इसके क्रिस्टल में प्रतिस्थापित होने का गुण होती है। प्रतिस्थापित होने का गुण होती है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, समान परमाणु के आकार इनके क्रिस्टल जालक में प्रतिस्थापित होने के गुण होती है तथा ठोस विलयन, इस प्रकार ठोस विलयन या मिश्र धातु का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्रकार ठोस मिश्र धातु का
निर्माण करती हैं। मिश्र धातु के गुण, मिश्र धातु का गुण धातु के समान, मिश्र धातु का गुण धातु के समान धात्विक चमक। तो धातुओं के समान ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं इसको, धातुओं के समान, धातुओं के समान मिश्र धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। मिश्र धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन कठोरता धातु की अपेक्षा अधिक होती है। धातु की अपेक्षा अधिक होती है। आघातवर्धनीयता तन्यता आदि में परिवर्तन हो सकती है। तो इस तरीक़ा से मिश्र धातु को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो मिश्र धातु क्या होती है भाई, तो जो भी संक्रमण तत्व होती हैं, जो भी मिश्र धातु होती हैं, उनमें अवयव के रूप में पाई जाती है और समान आकार होने के कारण, है ना, इनके आकार समान होने के कारण ये जो है आपका मिश्र धातु का क्या करती है, निर्माण करती है। क्योंकि कोई भी जो क्रिस्टल होती है या क्रिस्टल जालक में जो भी कण होती हैं उनको प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं और प्रतिस्थापित होने के पश्चात एक जो ठोस पदार्थ होती है उसमें कोई दूसरा ठोस पदार्थ आकर के क्या हो जाती है, आपके व्यवस्थित हो जाती हैं और मिश्र धातु का क्या करती है, निर्माण करती है। तो क्रिस्टल जालक में प्रतिस्थापित होने का क्या होती है, गुण होती है। मतलब एक जो हमारी क्या होती हैं, ठोस पदार्थ के कण दूसरे ठोस पदार्थ को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं और इस प्रकार से ठोस मिश्र धातु क्या करती है, निर्माण करती हैं। और इनमें धातु के समान चमक होती है लेकिन कठोरता ज़्यादा पाई जाती है। आघातवर्धनीयता तन्यता भी परिवर्तित हो सकती है। तो ये सारी आपकी क्या होती है, मिश्र धातु निर्माण के अंतर्गत लिखी जा सकती है। तो ये तो हो गया भाई आपका मिश्र धातु, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। एक यहाँ पर दिया गया है हमारा, वो है मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव। ये पहले आप जो है मेरे ख्याल से या थर्ड चैप्टर जो था, है ना, उसमें आप क्या किए हैं, पढ़े हैं। ठीक है, ये मानक अपचयन विभव थर्ड चैप्टर ही है ना, उसमें हम लोग पढ़े हैं, जिसमें आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो उसमें देखें मानक अपचयन विभव क्या होता है। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही विलयन के, है ना, जिसका आपका एक निश्चित मात्रा रहता है, सांद्रता रहता है, ताप निश्चित रहता है, दाब निश्चित रहता है, में डुबा दिया जाए तो दोनों जो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है वो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी संक्रमण जो क्या होता है, हमारा जो संक्रमण जो तत्व होता है, संक्रमण धातु होता है, उसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो क्या होता है, आपका जो है ऋणात्मक होता है। संक्रमण तत्वों का जो मानक अपचयन विभव होता है, मानक अपचयन विभव कैसा होता है भाई, हमारा ऋणात्मक होता है। तो जो भी हमारे संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो मानक अपचयन विभव होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में कॉपर का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। अपवाद बोल दिए तो मतलब कोई वो है ही नहीं, तो कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या होता है, आपका धनात्मक होता है। यही वजह है कि धनात्मक होने के कारण क्या करता है, ये एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। लेकिन जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, आपका ऋणात्मक में होता है, वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो इसमें यही दिया गया है और इसमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसको ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है।
उसके अलावा और भी कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे आपका इसका रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता से रिलेटेड आपका कुछ दिया है, रासायनिक गुण दिया है। तो रासायनिक गुण उतना खास नहीं है भाई, तो रासायनिक गुण में उतना हमको देखना नहीं है। रासायनिक गुण में है आपका, जैसे रासायनिक गुण में दिया है ऑक्साइड, क्या दिया हमारा ऑक्साइड। तो हमारे जो भी संक्रमण जो तत्व होती हैं वो हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड क्या करती हैं, निर्मित करती है। जैसे Cu2O है ना, ये हमारा ऑक्साइड है। उसके अलावा ZnO है ना, उसके अलावा कैल्शियम जो है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हमारे कुछ क्या होती हैं, संक्रमण जो तत्व होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जो बनाती हैं वही ऑक्साइड होती हैं। यहाँ पर हाईलाइट दिया गया है, ये उतना खास नहीं है। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो संक्रमण जो तत्व होते हैं वो हाईलाइट अर्थात 17वें समूह के तत्वों के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के हाईलाइट बनाती है भाई। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लोराइड के रूप में कॉपर क्लोराइड हो गया, उसके बाद जिंक क्लोराइड हो गया, ये सब क्या करती हैं, ये निर्मित करती हैं। तो ये भी उतना खास नहीं है। उसके अलावा सल्फाइड दिया है आपका, सल्फाइड की बात करें तो भाई हमारे जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सल्फर के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार की क्या बनाती हैं, सल्फाइड बनाती हैं। तो रासायनिक गुण में उतना खास नहीं दिया गया है, तो उसको ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी देखना है भौतिक गुण को देखना है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग जो है बाकी का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, उसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब चीज़ देखने वाले हैं। तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।